नमस्ते दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर उस इंसान के लिए संजीवनी बूटी की तरह है जो अपना बिजनेस चला रहा है या फिर भविष्य में अपना कोई ब्रांड शुरू करने का सपना देखता है। आज हम जैकी ताई और विल्सन चू की लिखी हुई एक बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाली किताब किलर डिफरेंशिएटर्स यानी सटीक भिन्नता पर एक गहरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप बाजार जाते हैं और आपको एक ही जैसी दिखने वाली 10 चीजें मिलती हैं, तो आप कौन सी चीज खरीदते हैं? जाहिर है, आप वो चीज चुनते हैं जिसकी कीमत सबसे कम हो। यही इस किताब का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आपका ब्रांड, आपका उत्पाद या आपकी सेवा दूसरों से अलग नहीं है, तो आपके पास बाजार में टिके रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है अपनी कीमत कम करना। लेकिन कीमत कम करके आप कब तक व्यापार कर सकते हैं? कोई न कोई ऐसा जरूर आएगा जो आपसे भी कम कीमत पर वही सामान बेच देगा। इसलिए अपने ब्रांड को एक कमोडिटी या आम वस्तु बनने से रोकने के लिए आपको एक शातिर डिफरेंशिएटर बनना होगा। आपको भीड़ से अलग दिखना ही होगा। इस किताब में लेखकों ने कई ऐसी रणनीतियों का जिक्र किया है जो आपके ब्रांड को एक अलग पहचान दे सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम गलतफहमी की। बहुत से बिजनेस मालिक छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारी क्वालिटी यानी गुणवत्ता सबसे अच्छी है और हमारी कस्टमर सर्विस सबसे शानदार है, इसलिए हम दूसरों से अलग हैं। लेकिन दोस्तों, लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि क्वालिटी और सर्विस अब आपको दूसरों से अलग नहीं बनाते। चौंक गए ना? जी हाँ, आज के इस सुपर कॉम्पिटिटिव ज़माने में क्वालिटी कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप खेल में शामिल ही नहीं हो सकते। क्वालिटी तो वो टिकट है जो आपको बाजार के स्टेडियम में घुसने की इजाजत देती है। यही हाल कस्टमर सर्विस का भी है। ग्राहक उम्मीद करता है कि आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है। अगर हर कंपनी यही कहेगी कि उसकी क्वालिटी नंबर 1 है, तो फिर ग्राहक के लिए तो सब एक बराबर हो गए ना। इसलिए क्वालिटी को अपना डिफरेंशिएटर मानना बंद कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम कम कीमत पर चीजें बेचकर एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहें तो क्या वो मुमकिन है? लेखक कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए आपके पास एक ढांचागत लागत लाभ यानी स्ट्रक्चरल कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी लागत दूसरों के मुकाबले हमेशा कम रहे। डेल कंप्यूटर्स, वॉलमार्ट, साउथवेस्ट एयरलाइंस और आइकिया इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। डेल ने बीच के दुकानदारों को हटाकर सीधे ग्राहकों को कंप्यूटर बेचे, जिससे उनकी लागत कम हो गई। वॉलमार्ट ने छोटे शहरों में बड़े स्टोर खोले और थोक में सामान खरीदकर अपनी लागत कम की। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने सिर्फ एक ही तरह का बोइंग 737 विमान इस्तेमाल किया, जिससे उनके रखरखाव और ट्रेनिंग का खर्च बच गया। आइकिया ने ऐसे फर्नीचर बनाए जिन्हें ग्राहक खुद घर ले जाकर जोड़ सकते थे, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बच गया। अगर आपके पास ऐसा कोई मजबूत ढांचा नहीं है, तो सिर्फ कीमत कम करके आप कभी एक सफल ब्रांड नहीं बना सकते। तो फिर असली रणनीतियां क्या हैं? आइए पहली रणनीति की बात करते हैं,
जो है बाजार का लीडर बनना। दोस्तों, इंसानी फितरत है कि हम हमेशा जीतने वाले के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। जब कोई ब्रांड किसी क्षेत्र में नंबर 1 होता है तो ग्राहकों के मन में उसके प्रति एक अपने आप विश्वास पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर इतने सारे लोग इस ब्रांड को खरीद रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ खास बात होगी। टोयोटा आज दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के मामले में दुनिया का लीडर है। अगर आप अपने पूरे बाजार के लीडर नहीं बन सकते तो किसी एक छोटे हिस्से यानी निच मार्केट के लीडर बन जाइए। जैसे ब्लैकबेरी ने खुद को सिर्फ ईमेल भेजने वाले पॉकेट डिवाइस के रूप में स्थापित किया और उस छोटे से बाजार का लीडर बन गया। निंटेंडो ने खुद को सिर्फ हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस तक सीमित रखा और सोनी जैसे बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। आप किसी भी चीज में नंबर 1 बन सकते हैं, बस आपको उसे दुनिया के सामने जोर शोर से बताना होगा। दूसरी रणनीति है अगली पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन का ब्रांड बनना। इसका मतलब है कि आप अपने उत्पाद को इस तरह से पेश करें कि आपके प्रतिस्पर्धियों का उत्पाद पुराना और आउटडेटेड लगने लगे। आपको याद होगा जब सोनी का वॉकमैन आया था तो उसने बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर्स को पुराना साबित कर दिया था। फिर सोनी ने ही डिस्कमैन लाकर वॉकमैन को पुराना कर दिया। लेकिन फिर एप्पल ने आईपॉड लाकर सोनी के पूरे साम्राज्य को ही आउटडेटेड कर दिया। एप्पल ने ग्राहकों से कहा कि ये भविष्य का म्यूजिक प्लेयर है। जिलेट भी यही करता है। वो हर कुछ सालों में एक नया रेजर लेकर आता है, कभी 2 ब्लेड वाला, कभी 3 ब्लेड वाला मैक 3 और फिर 5 ब्लेड वाला फ्यूजन। वो खुद ही अपने पुराने उत्पादों को आउटडेटेड कर देते हैं ताकि कोई और उन्हें पीछे न छोड़ सके। अगर आप भी खुद को अगली पीढ़ी के उत्पाद के रूप में पेश कर सकते हैं तो ग्राहक पुरानी चीजें छोड़कर आपके पास दौड़कर आएंगे। तीसरी रणनीति बहुत ही दिलचस्प है और वो है यह कैसे बनता है यह बताना। कई बार आपका उत्पाद दूसरों के जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप ग्राहकों को ये बता दें कि इसे बनाने की प्रक्रिया कितनी खास है तो वो आपको अलग नजरिया से देखने लगते हैं। इस किताब में एक बहुत ही मशहूर कहानी है ऑब्वियस एडम्स की। एक कागज बनाने वाली कंपनी को लगता था कि उनके कागज में कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन एडम्स ने जब उनकी फैक्ट्री देखी तो उसे पता चला कि वो कागज बनाने के लिए सबसे साफ पानी और चुनिंदा कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। एडम्स ने इसी बात को विज्ञापन में डाल दिया। बाकी कंपनियां भी वैसे ही कागज बनाती थीं, लेकिन किसी ने ग्राहकों को ये बात बताई नहीं थी। पापा जॉन्स पिज्जा ने भी यही किया। उन्होंने अपने विज्ञापनों में बताया कि वो कैसे साफ पानी से आटा गूंथते हैं और ताज़ी चीजें इस्तेमाल करते हैं। उनका स्लोगन बेहतर सामग्री बेहतर पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। आप भी अपने ग्राहकों को बता सकते हैं कि आप अपना काम कैसे करते हैं। इससे उनके मन में आपके लिए एक सम्मान और भरोसा पैदा होगा। चौथी रणनीति है उत्पत्ति का स्थान यानी उत्पाद कहाँ बना है। दोस्तों, दुनिया का हर देश किसी न किसी खास चीज के लिए मशहूर है। जब हम जर्मन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी शानदार कारों की तस्वीर बन जाती है। जब हम स्विस घड़ियों की बात करते हैं तो रोलेक्स याद आता है। जापान अपनी क्वालिटी और तकनीक के लिए जाना जाता है।
इसीलिए टोयोटा ने अपनी लग्जरी कार लेक्सस को हमेशा जापान में ही बनाया ताकि उसकी क्वालिटी पर कोई शक न कर सके। अगर आपका उत्पाद किसी ऐसे देश या शहर में बनता है जो उस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि उसे अपने ब्रांड की ताकत बनाएं। जैसे अगर आप इटली में चमड़े के जूते बनाते हैं, तो दुनिया को चीख चीख कर बताइए कि ये इटालियन लेदर शूज हैं। पांचवी रणनीति है विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन। आज के जमाने में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने वालों की कोई कद्र नहीं है। दुनिया विशेषज्ञों को सलाम करती है। जब आपको दिल की बीमारी होती है, तो आप किसी आम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट को खोजते हैं। यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। अगर आप सब कुछ बेचने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ भी ठीक से नहीं बेच पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देंगे, तो आप उस क्षेत्र के बेताज बादशाह बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स ने सिर्फ प्रीमियम कॉफी पर ध्यान दिया और वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन बन गए। H&R ब्लॉक नाम की कंपनी ने सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने में विशेषज्ञता हासिल की और आज वो अमेरिका की सबसे बड़ी टैक्स कंपनी है। आपको अपनी ऊर्जा को लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। छठी रणनीति है प्राथमिकता या प्रेफरेंस। इसका मतलब है कि आप दुनिया को ये बताएं कि उस क्षेत्र के सबसे बड़े जानकार या पेशेवर लोग आपके उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। आप सबने टाइलेनॉल नाम की दर्द निवारक दवा का नाम सुना होगा। अमेरिका में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है। इसका स्लोगन क्या है? अस्पतालों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा। अब जरा सोचिए, अगर बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टर इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि ये दवा सबसे अच्छी होगी। इसी तरह ओरल बी टूथब्रश कहता है कि दुनिया भर के डेंटिस्ट इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेवर लोग आपके ब्रांड को अपनी पहली पसंद बना लेते हैं, तो आम जनता आंख बंद करके आपके पीछे चलने लगती है। सातवीं रणनीति है विपरीत रुख अपनाना या ऑपोजिशन स्टेंस। अगर बाजार में पहले से ही कोई बहुत बड़ा लीडर मौजूद है और आप उसे सीधा नहीं हरा सकते, तो आप उसके बिल्कुल उलट खड़े हो जाइए। पेप्सी ने कोका कोला के साथ यही किया था। कोका कोला बाजार का सबसे पुराना और असली ब्रांड था। पेप्सी ने कहा, ठीक है, तुम असली हो, लेकिन तुम बहुत पुराने हो। पेप्सी ने खुद को नई पीढ़ी की पसंद के रूप में पेश किया और युवाओं को अपनी तरफ खींच लिया। BMW ने मर्सिडीज के साथ ऐसा ही किया। मर्सिडीज की पहचान थी एक आलीशान कार जिसे चलाने के लिए आप ड्राइवर रखते हैं। BMW ने खुद को अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन कहा, यानी एक ऐसी कार जिसे चलाने में आपको खुद मजा आए। उन्होंने मर्सिडीज की कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। आठवीं रणनीति है विरासत या हेरिटेज का इस्तेमाल करना। अगर आपके ब्रांड का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, तो आप उस इतिहास का इस्तेमाल ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कर सकते हैं। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपनी बागी और आजाद छवि को अपनी विरासत बना लिया है। लोग सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदते, वो हार्ले डेविडसन के 100 साल पुराने इतिहास और उस फील को खरीदते हैं। रोल्स रॉयस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों के इंजन बनाए थे।
और आज भी वो अपनी उस विरासत का इस्तेमाल अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विरासत का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी और जंग लगी चीजें बेचें। आपको अपनी विरासत को आज के ज़माने के हिसाब से अपडेट करना होगा। जैसे मर्सिडीज अपनी पुरानी विरासत के साथ साथ आज की सबसे आधुनिक तकनीक भी देती है। नौवीं रणनीति है डिजाइन। डिजाइन का मतलब सिर्फ चीजों का सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि उनका अच्छे से काम करना भी है। एप्पल कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज उनका बेहतरीन डिजाइन ही तो है। आईपॉड हो, मैकबुक हो या आईफोन, उनका डिजाइन इतना सरल और आकर्षक होता है कि कोई भी उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। डायसन के वैक्यूम क्लीनर देखने में किसी स्पेसशिप जैसे लगते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। कभी कभी एक साधारण से उत्पाद को भी सिर्फ उसके डिजाइन से बिल्कुल अलग और खास बनाया जा सकता है। ओसिम की मसाज चेयर अंदर से बाकी कुर्सियों जैसी ही होती है, लेकिन उसका बाहर का डिजाइन इतना शानदार होता है कि लोग उसके लिए हजारों डॉलर देने को तैयार हो जाते हैं। 10वीं रणनीति है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। जैसे इंसानों का एक व्यक्तित्व होता है, वैसे ही ब्रांड्स का भी अपना एक मिजाज होता है। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन अटलांटिक का व्यक्तित्व एक ऐसे बागी का है जो हमेशा बड़े और स्थापित ब्रांड्स को चुनौती देता है। द बॉडी शॉप का व्यक्तित्व एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी का है जो धरती को बचाना चाहता है। केएफसी का व्यक्तित्व एक खुशमिजाज और हंसमुख इंसान का है। जब आपके ब्रांड का एक स्पष्ट व्यक्तित्व होता है तो लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका ब्रांड एक ही समय में बहुत सारे व्यक्तित्व नहीं अपना सकता। आपको किसी एक खास मिजाज को चुनना होगा और हमेशा उसी पर कायम रहना होगा। 11वीं और 12वीं रणनीतियां हैं प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना। अगर आपका उत्पाद काम करने में सबसे तेज, सबसे हल्का या सबसे मजबूत है, तो आप प्रदर्शन के आधार पर अलग पहचान बना सकते हैं। जैसे फेडेक्स ने कहा कि हम रातों रात आपका सामान सही सलामत पहुंचा देंगे। उनकी पूरी कंपनी इसी एक वादे पर खड़ी है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जो किसी और के पास नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजी के लीडर बन सकते हैं। जैसे गूगल ने अपने सर्च इंजन की तकनीक को इतना मजबूत बना लिया कि कोई और उसके आसपास भी नहीं फटक सका। लेकिन तकनीक हमेशा बदलती रहती है, इसलिए अगर आप इस रणनीति को चुनते हैं तो आपको लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाते रहना होगा। अब जब आपने अपने ब्रांड के लिए एक सही डिफरेंशिएटर चुन लिया है, तो किताब का आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। लेखक इसे 3 आसान कदमों में बांटते हैं: मंजूरी, नाटकीयकरण और संचार। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के अंदर सभी कर्मचारियों और मैनेजमेंट को इस नए डिफरेंशिएटर के लिए मनाना होगा। जब तक कंपनी के अंदर के लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक बाहर की दुनिया को कैसे यकीन दिलाएंगे। उसके बाद आता है नाटकीयकरण या ड्रामेटाइजेशन। आपको अपनी अलग पहचान को बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय अंदाज में पेश करना होगा। जैसे 3M कंपनी ने अपने सिक्योरिटी शीशे का विज्ञापन करने के लिए बस स्टॉप पर एक शीशे के फ्रेम में लाखों असली डॉलर रख दिए और लोगों से कहा कि अगर वो शीशा तोड़ सकें तो सारे पैसे उनके। कोई भी शीशा नहीं तोड़ सका।
इस एक विज्ञापन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और साबित कर दिया कि उनका शीशा दुनिया में सबसे मजबूत है। इसे कहते हैं अपने डिफरेंशिएटर को नाटकीय रूप देना। और अंत में आता है संचार या कम्युनिकेशन। आपको अपनी इस नई पहचान को हर उस जगह पर ढिंढोरा पीट कर बताना होगा जहां आपका ग्राहक मौजूद है। आपकी वेबसाइट, आपके ब्रोशर, आपकी पैकेजिंग, आपके कर्मचारियों का पहनावा, सब कुछ उसी एक डिफरेंशिएटर की कहानी सुनाता हुआ होना चाहिए। आपको किस यानी कीप इट सिंपल सिली का नियम अपनाना होगा। आपका संदेश इतना आसान होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी उसे समझ सके। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार बस इतना सा है कि बाजार के इस कुरुक्षेत्र में जिंदा रहने के लिए आपको कुछ ऐसा खोजना होगा जो आपको सबसे अलग बनाए। अगर आप हर किसी के ये सब कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं रह जाएंगे। अपनी एक खासियत चुनिए, उसे तराशिए और फिर पूरी दुनिया को उसके बारे में बताइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अपनी कीमतें कम करने के लिए तैयार हो जाइए, जो कि एक बहुत ही खतरनाक खेल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैकी ताई और विल्सन चू की इन रणनीतियों ने आपके दिमाग में कई नए आइडियाज पैदा किए होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने बिजनेस को एक नए नजरिए से देखें और उस छिपे हुए किलर डिफरेंशिएटर को बाहर निकालें। आज के इस लंबे और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ब्रांड को मजबूत बनाइए, भीड़ से अलग दिखिए और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और शानदार किताब और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।